डेवऑप्स में बड़ी बड़ी पाइपलाइन बिल्ड करना और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले छोटी छोटी कमांड्स को प्रैक्टिस करें। इसीलिए आज हम इस लैब में लिनक्स की कमांड को सर्वर्स पर प्रैक्टिस करेंगे। आज है हमारा सीरीज 3 का डे 6, जिसमें हम लिनक्स फाइल सिस्टम से रिलेटेड सारी कमांड्स को ऑन द सर्वर, जो कि है हमारा लोकल सर्वर और जो रहेगा हमारा AWS का क्लाउड सर्वर, दोनों पर मैं प्रैक्टिस कर कर आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये याद दिला दूं कि अगर आप फ्रेशर हैं, डेवऑप्स और IT में इंटरेस्टेड हैं, डेवऑप्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लैब सेटअप में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक WSL का लोकल सर्वर होगा और एक हम EC2 इंस्टेंस AWS से लेंगे। तो आज के इस लैब में मैं आपको इस पर भी कमांड रन करके बताऊंगी और इसमें भी कमांड रन करके बताऊंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एज अ बिगिनर हो सकता है कि जब आप पहली बार वो ब्लैक स्क्रीन देखें या आपने वीडियोस में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जिसमें आपको काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न हुआ होगा। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप मेरा लिनक्स का लैब सेटअप वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो AWS का क्लाउड सर्वर है, इसको मैं दो तरीके से कनेक्ट कर रही हूँ। एक तो मैं ब्राउज़र पे कनेक्ट करूँगी और एक मैं अपने मोबा एक्सटर्म से कनेक्ट करूँगी। तो टोटल मेरे पास 3 टर्मिनल्स होंगे। एक होगा आपका WSL वाला जो कि उबंटू सर्वर होगा और एक होगा मेरा EC2 का, जिसमें मैं अमेजन लिनक्स वाला इंस्टेंस मैंने बनाया है और इसी इंस्टेंस को मैं ब्राउज़र पे भी कनेक्ट करूँगी। ऐसा क्यों? ये सब इसलिए ताकि आपको फर्स्ट लैब में एक नॉलेज हो जाए कि कमांड्स वही रहेंगी, कॉन्सेप्ट्स वही रहेगा, बस जगह अलग होगी कि वो सर्वर कहाँ है, बाकी ओवरऑल सब कुछ सेम रहेगा। तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जब आप कोई प्रोजेक्ट्स देखेंगे, बनाएंगे या AWS पे या फिर डेवऑप्स में काम करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। यही उद्देश्य के साथ हम लोग आज का लैब शुरू करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई हों। तो सबसे पहले मैं अपना लोकल सर्वर ऑन करूँगी जिसमें है उबंटू, ओके, और ये मैंने उसका टर्मिनल ओपन कर लिया है। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये लोड हो जाएगा। दूसरा क्या है कि मुझे अपने जो मेरा AWS का कंसोल है, इसमें मुझे एक मैंने लिनक्स AWS सर्वर बनाया है, ये बनाना हमने देखा था। इसी को मैं यहाँ पर चूंकि ये स्टॉप्ड कंडीशन में है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। इज जस्ट लाइक अ पावर ऑन एंड पावर ऑफ। तो आप वैसे टर्मिनेट करना है इसको, लेकिन अभी चूंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही इसको बनाया है प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैंने इसको स्टॉप स्टेट में रखा था। और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके, ये स्टॉप स्टेट दिखा रहा है, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी। मतलब ये वाला मेरा सर्वर पावर ऑन हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ये स्टार्ट हो चुका है। अब इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, इस पे जाएंगे। यहाँ से क्या आ रहा है, कनेक्ट। तो मतलब मेरा जो AWS का सर्वर है उसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, जो कि मैंने बताया था कंसोल से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो ये मेरा कंसोल से कनेक्ट हो गया है। अब मेरे पास 2 सर्वर है, एक रिमोट और एक लोकल। कौन सा, ये वाला कौन सा है मेरे पास, इसमें आप देखिए यूजर दीपिका लैपटॉप, मतलब ये वाला कौन सा है मेरे पास, लोकल, जो मैंने WSL से बनाया है, और ये वाला जो है जो मैंने AWS के कंसोल से लिया है। इतना क्लियर है। अब मैं इसी सर्वर को मेरे विंडोज से मोबा एक्सटर्म से कनेक्ट करूंगी। यहां से कॉपी करके मैंने इसको कनेक्ट किया है सेशन, न्यू सेशन, SSH, ठीक है, की याद है ना, की दिया, उसके बाद में यहाँ से मैंने की लिया, ये किया एंड डन। ओके, तो यहाँ से मैंने EC2 यूजर, इसका डिफॉल्ट यूजर है, ये मैंने दिया और ये मैं लॉग इन होगी। तो मेरे पास एक लोकल और एक रिमोट है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और मैंने जो रिमोट सर्वर है उसको 2 तरीके से किया है, एक ब्राउजर पे और एक मोबा एक्सटर्म से। अब मैं क्या करती हूँ, हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन चूंकि मुझे 3 टर्मिनल पे काम करना है तो मुझे ये बार बार इधर उधर ओपन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसी के लिए मैं थोड़ा सा अपना विंडो अरेंज कर लेती हूँ जिसमें मुझे तीनों टर्मिनल एक साथ नजर आए और हम लोग कहानी शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने अपना स्क्रीन सेट किया है।
इसमें ये वाला जो रहेगा ये मेरा लोकल उबंटू सर्वर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल उबंटू सर्वर है। ये वाला जो है ये AWS का सर्वर है जो कि मैंने मोबा एक्सटर्म से कनेक्ट किया है, और ये वाला हमारा ब्राउजर वाला है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि दोनों सर्वर एक ही है, दोनों को मैंने अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया है, और ये मेरा लोकल सर्वर है। तो वैसे तो ये फाइल सिस्टम वाला लैब है, लेकिन चूंकि हमने किसी भी सर्वर में पहली बार लॉग इन किया है, इसीलिए कुछ कमांड्स हम रन करेंगे जिससे हमें पहले ओवरऑल इन सिस्टम्स या सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हु एम आई। यहां से आपको मिलेगा आपका यूजर नेम, किस यूजर से आप लॉग इन है। जब मैंने ये इंस्टॉल किया था तो मैंने user1 नाम से अकाउंट बनाया था, इसीलिए यहाँ पर दिखा रहा है user1। यहाँ पर मैं चलाने की कोशिश करती हूँ और यहाँ पर आएगा EC2 यूजर, क्योंकि यहाँ पर EC2 यूजर लॉग इन है, हु एम आई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कमांड सेम है ना, रिस्पॉन्स अलग हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि मैंने बोला होस्ट नेम बता दो मुझे कि ये सर्वर का नाम क्या है, तो इस सर्वर का नाम है ये। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ टैब का नाम दिया, इसको कंफ्यूज मत होना, ये है इसका सर्वर का नाम। यहाँ पर मैंने दिया होस्ट नेम, तो यहाँ पर इस AWS सर्वर का होस्ट नेम कुछ इस तरह से निकल कर आया है। ये दोनों सर्वर सेम है, इसीलिए इन दोनों का सर्वर नेम भी सेम आएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या हो सकता है कि मुझे ये पता करना है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। जैसा हमने हायरार्की पढ़ी थी, तो वहां पर मैं अभी कौन से पाथ पर हूँ, कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, होम और user1 में हूँ, मतलब user1 की होम डायरेक्टरी में हूँ। यहाँ पर देखती हूँ pwd, मतलब यहाँ पर होम और EC2 यूजर आया। ठीक है, एंड pwd तो होम एंड EC2 यूजर। नेक्स्ट मुझे क्या पता करना है कि इसका रिलीज कौन सा है, तो cat/etc/os रिलीज। ठीक है, ये टाइप करने से हमको ये पता चलेगा कि इस OS के रिलीज, मतलब OS के बारे में पता चलेगा कि इसका वर्जन क्या है, इसका नाम क्या है, उबंटू है, यह LTS है। ठीक है, इसका वर्जन 24/04 वाला है, ये डेबियन वाली फैमिली का है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर मुझे मिली। यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं etc/os रिलीज। ओके, तो यहाँ पर मुझे मिला कि ये फेडोरा फैमिली का है, अमेजन इसका नाम है, ये प्लेटफॉर्म है ना। ठीक है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कहाँ पर काम आएगी, ये जब काम आएगी जब आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एनसिबल में हम लोग करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना है, तो उसके पहले हमको ये निकालना है कि कौन से सर्वर में कौन कौन से OS चल रहे हैं, कौन सा वर्जन है, कौन सा OS अपग्रेड करना है। तो ये सारा पहले फेच करते हैं, फिर हम उस पर काम करते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर काम आएंगी। etc/os रिलीज। ओके, ठीक है। नेक्स्ट और क्या मुझे सिस्टम के बारे में पता करना है कि सिस्टम कब से अप है। तो मैंने क्या किया, अप टाइम 23 मिनट से अप है। ठीक है, इस पर मैं करती हूँ। अब देखो, अगर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मुझे करना है क्लियर, तो मैं टाइप करूँगी CLEAR क्लियर। तो यहाँ से जैसे हमारा स्लेट क्लीन होता है ना, रब करते हैं, बस वैसा ही ये सारा आपका टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आप थोड़ा डाउन तक चले जाएं तब क्लियर कमांड को यूज़ करिए, जिससे आप ऊपर फिर से आपको क्लीन सेट मिल जाएगा। OS के बारे में, इसके बारे में पता चल गया। थोड़ा सा एक ये कमांड चलाएं nproc, इससे आपको पता चलेगा नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। तो nproc चलाएंगे। ठीक है, 1 है इसमें nproc। ठीक है, ये अभी डिटेलिंग में नहीं जाना है, बस थोड़ा सा आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस तरह से आप CPU का मतलब कोर देख सकते हैं। ठीक है, free-m। ओके, तो यहाँ से आपको मेमोरी की डिटेल मिलेगी कि कितनी फ्री है, कितनी यूज़ है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना है और इतना अवेलेबल है, इतना फ्री है, इतना यूज्ड है। इस तरह से सारी डिटेल आपको मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा इसके बहुत सारे, मतलब ये जो फ्लैग्स है ना, ये चेंज होते हैं जैसे जैसे आप इसको फ्लैग को चेंज करेंगे ना। जैसे free-g में कर दिया, अगर मैंने स्मॉल g होता है आई गेस, 1 सेकेंड। जैसे मैंने कर दिया free-g, तो देखो ये GB में आ गया, यहाँ पर ये मेगाबाइट्स में आ रहा था, यहाँ पे ये GB में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती है, फ्लैग्स चेंज होते हैं। और मैं तो आपको बोलूँगी कि कमांड्स रटने की ज़रूरत नहीं होती है, कमांड्स थोड़ी सी गलत भी टाइप होती हैं तो काम इसलिए चल जाता है क्योंकि वो गलत कमांड्स इस पर चलेंगी तो नहीं, लेकिन आपको वहाँ पर वो करेक्शन दे देगा कि ये चीज़ गलत हुई है, या थोड़ा सा फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, मेन चीज़ इस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है टॉप
तो अगर आपने टॉप कमांड चलाई, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि अभी कौन कौन सी प्रोसेसेस रनिंग है। ठीक है, तो ये आपने चलाई टॉप कमांड, जिसमें आपको पता चलेगा कि अभी सिस्टम में कौन सी प्रोसेस चल रही है। इज जस्ट लाइक अ टास्क बार इन अ विंडोज, जो टास्क मैनेजर होता है ना हमारा, जिसमें हम पता करते हैं, है ना, कई बार स्टक हो जाती है तो हम टास्क मैनेजर में से जाके क्लोज करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ से हमको मालूम पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रोसेसेस अप है। इससे बाहर आने के लिए मैं प्रेस करूंगी क्यू। तो जैसे जिस टर्मिनल पे हूं वहां पे मैंने किया क्यू, और तीनों पे आके मैंने कर दिया क्यू। इससे मैं इस टॉप वाला जो आउटपुट था उससे मैं बाहर आ गई हूँ, अदरवाइज वो चलता रहेगा। फिर मैंने किया क्लियर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ। यहां पर अभी हमने कुछ भी फाइल सिस्टम को डील नहीं किया है, बट यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिस्टम की इंफॉर्मेशन को देखा है। अब हम मूव होते हैं हमारे फाइल सिस्टम और इन सारी कमांड्स में। तो देखेंगे, सबसे पहले मैं रन करूंगी LSBLK। ये क्या बताएगा मुझे? लिस्ट ब्लॉक्स, मतलब जो भी आपके हार्ड डिस्क कनेक्टेड है उसके बारे में ये डिटेल देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से डिटेल आपको शो होगी। ठीक है, LSBLK। ठीक है, तो यहाँ पर इसने इस तरह से दी है, और ये वाला चूंकि मेरा लोकल वाला है और ये वहां से है, ठीक है, क्लाउड से, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह की BLK, इस तरह की डिटेल आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि ये सब चीज़ें हैं क्या, तो यहाँ पर आप सिंपली थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये जो है इसका नाम है। ठीक है, ये जो है इसको बोलेंगे कि रिमूवेबल है या नहीं, तो यहाँ पर है 0, मतलब नहीं, रिमूवेबल नहीं है। रीड ऑनली है, हाँ, तो ये दोनों रीड ऑनली है, ये दोनों रीड ऑनली नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं रिमूवेबल कोई भी नहीं है और रीड ऑनली कोई भी नहीं है। तो इस तरह से इसकी डिटेल है। इसके बाद में अगर हम मूव होते हैं तो एक कमांड होती है df-h। इससे क्या होगा? इससे आपको पता चलेगा, जैसे मैंने बताया था कि हमको तो फाइल्स एंड फोल्डर्स नजर आते हैं, लेकिन पीछे से वो क्या रहती है, एक हार्ड डिस्क रहती है और उसका लॉजिकल पार्टीशन होके हमको मिलता है। तो यहाँ से आपको देखेंगे कि अगर आप ये वाला, फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला कोई फोल्डर एक्सेस कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल ये कुछ फोल्डर एक्सेस कर रहे हैं, या बहुत सारे फोल्डर्स, या स्लैश एक्सेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्लैश के अंदर कहीं पे भी जा रहे हैं, तो मतलब आप ये वाली हार्ड डिस्क पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो /dev/sdd, और ये कितनी है, ये इतने GB की है। ठीक है, और इसमें यूज्ड कितनी है, इतनी, और अवेलेबल कितनी है, इतनी। तो इस तरह से यहाँ से डिटेल आपको मिलेंगी। यहाँ पर भी मैं ये कमांड चलाने की कोशिश करती हूँ, df-h एंड df-h। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसने डिटेल दे दी है कि ये वाली जो भी मेरी हार्ड डिस्क है ना, इसको यहाँ पर ड्राइव बोलेंगे। तो ये जो है इसी को इस पे माउंट किया हुआ है, और ये इसका स्पेसिंग है कि कौन कितने साइज का है, कितना अवेलेबल है, कितना यूज है, सारा डिटेल आपको इससे मिलेगा। इससे आई विल डू क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा डिस्क के बारे में जानने को मिलेगा। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हमने जैसे देखा था कि स्लैश से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, तो हम यहाँ पर देंगे ls/, मतलब लिस्ट करना है किसको, स्लैश को, मतलब स्लैश में जो जो भी चीजें हैं उसको लिस्ट कर दो। तो ls/। ठीक है, अब यहाँ पर ls की जगह मैं दे देती हूँ ll/। तो देखो क्या डिफरेंस आया, जब मैंने ls चलाया है तो मुझे हॉरिजॉन्टली आउटपुट मिला है और इसमें सिर्फ नाम मिले हैं, लेकिन जब मैंने ll चलाया है तो मुझे उसकी डिटेलिंग भी मिली है। तो जनरली हम ll का यूज करते हैं ताकि हमको उस डायरेक्टरी के बारे में और ये पूरी डिटेल भी मिल पाए। ठीक है, तो ये वाला एक कमांड हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब आप देखो कि ll आप क्या कर सकते हो हर एक चीज का। तो देखो अब ये सब मिस्टेक्स होंगी और इसी से हमको सीखने को मिलेगा। तो अब जैसे मैंने कर दिया ll/root और मुझे मिल गया एरर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस यूजर से मैं लॉगिन हूं उस यूजर को इस रूट को देखने की परमिशन नहीं है। तो सिंपली ऐसा एरर आ सकता है, आपको भी आएगा, तो कोई इश्यू नहीं है उसमें। ll/root यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे परमिशन है क्या, नहीं है, क्योंकि मैं EC2 यूजर से लॉगिन हूँ। लेकिन ये रूट तो ऑब्वियसली, रूट मतलब आपका बहुत एडमिन वाला सुपर यूजर है ना, उसका परमिशन नहीं होता है, तो इसीलिए ये सब एरर आ रहा है। नेक्स्ट मैं क्या कर सकती हूँ, ll/etc को तो देख सकते हैं,
तो etc देख लिया, या फिर यहाँ पर ll/temp देख लिया, ठीक है। ये सारी डायरेक्टरीज आपने देखी होंगी। ll/ क्या देखूं, होम देख लेती हूँ, होम देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी डायरेक्टरी को लिस्ट करना है कि इसके अंदर क्या है, तो आप ll/ls इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन आई विल डू क्लियर, ठीक है। अब आपके लिए टास्क क्या है, आप सारी डायरेक्टरीज को ll/ls करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल मैंने देख लिया कि ll/home किया, है ना। अब मुझे देखना है कि इस होम के अंदर मुझे यूजर तो बता रहा है, अब मुझे यूजर के अंदर जाना है। तो जैसे हम विंडोज में डबल क्लिक करके किसी फोल्डर के अंदर जाते हैं, वैसे ही मुझे इस यूजर के अंदर जाने के लिए यूज करूंगी मैं cd चेंज डायरेक्टरी। तो cd और इसका नाम दे दूंगी user1, ओके। अब ये एरर क्यों आया, देखो एरर्स जानबूझ के आने चाहिए ताकि इससे कंफ्यूजन दूर होता है, ठीक है। तो अब ये क्यों आया है, इसलिए आया है क्योंकि मैं कहाँ पर हूँ, pwd होम यूजर, ठीक है। और मैंने क्या किया, cd user1, मतलब कि मैं अभी एक और पीछे हूँ, मतलब मैं अभी होम तक भी नहीं गई हूँ और मैं इसमें जाने की बात कर रही हूँ। इसीलिए ये एरर आया कि ये तो है ही नहीं, ये वाला यूजर और डायरेक्टरी तो है ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश कर रही हूँ, तो पहले मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा। इसीलिए cd/home एंड देन user1। अब देखो जा सकते हैं, इसके अंदर जाके भी मैं क्या कर सकती हूँ, ll, तो मतलब मुझे इसके अंदर की ये सारी चीजें मालूम पड़ गई। अब यहाँ पे कैसे देख सकते हो, ये मैंने बताया था कि ये जो d है ये सारी डायरेक्टरीज हैं और जो जिसमें डैश है वो सारी फाइल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे cd/temp में चले गए और यहाँ पे किया ll। अब अगर मुझे कहीं पे जाना है तो इसके चूंकि नाम बहुत बड़ा है इसलिए हम कुछ और ले लेते हैं, /var ले लेते हैं, ठीक है। var में चले गई, यहाँ पर मैंने कर दिया ll, तो यहाँ पर मेरे पास /var की। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पहले cd किया था और यहाँ पे ll किया, यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, ll डायरेक्ट /var, तो मतलब मैं /var में जाने के बाद ll कर सकती हूँ या बाहर से उसमें जाए बिना भी उसको लिस्ट कर सकती हूँ। तो ll cd यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें आपको। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं कहीं पर भी बैठी हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से मान लो क्लियर करती हूँ और मैंने कर दिया cd/var, ठीक है। var के बाद में देखा मैंने कहाँ जा सकती हूँ, लॉग में, ठीक है, cd log, ओके, ll, ऐसे आप अंदर अंदर जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं चली गई, किस में चली गई, अमेजोन में, ठीक है। cd दिख नहीं रहा होगा, क्लियर कर लेती हूँ, हाँ। तो मैं कहाँ पर हूँ, अब मैं ये भूल गई हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, pwd, तो मतलब मैं cd/var तक आ चुकी हूँ, सॉरी cd/var log तक आ चुकी हूँ, थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, ll, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर cd amazon, ठीक है, ls-l, ओके। तो इस तरह से मैं अंदर अंदर जा सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर हूँ, आप देख पा रहे हैं pwd कहाँ पर हूँ, var log अमेजोन में पहुंच गई हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे डायरेक्टली मेरे होम डायरेक्टरी पे आना है, तो मैं कर दूंगी cd, बस इतना ही, cd, तो ये मुझे कहाँ लेके आएगा, मेरी होम डायरेक्टरी पे। अब देखा pwd, देखो कहाँ पर आ गई मैं, /home ec2 user, यहाँ पर करके बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कहाँ पर हूँ, /home user, ये तो यहीं के यहीं हूँ, तो मैं कहीं पे चली जाती हूँ, /var मैं चली गई। अब यहाँ पे देखा तो मैं कहाँ पर हूँ, /var पे। अब अगर मुझे होम डायरेक्टरी में जाना है तो मैं क्या करूँगी, cd/home user1, एक तरीका ये है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लिखना है, मुझे बोला है मैं कहीं पे भी हूँ मुझे अपनी होम डायरेक्टरी में ले आओ, तो ये कर दिया मैंने cd। तो अब मैं देखूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा होम डायरेक्टरी, ठीक है। इसका एक तरीका और क्या है कि अगर आप सपोज कहीं पर भी बैठे हैं, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, किसी डायरेक्टरी में जाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही सब यूज कर रही हूँ। अब आप कहीं पे बैठे हैं और आपने या तो cd लिख दो या फिर आप क्या कर सकते हो,
शिफ्ट के साथ में ये टिल्ट दबाएंगे तो ये वाला जो साइन आएगा, इसके बाद में जब आप देखेंगे PWD तो ये वापस से आप होम डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे। इस टिल्ट वाले का और इसका कहाँ पे यूज होता है, जब हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं तो बहुत सारा ऐसा सिचुएशन होता है कि जो यूजर उसको चला रहा है, फॉर एग्जांपल जेंकिन की एजेंट के थ्रू हम लोग कोई स्क्रिप्ट चला रहे हैं, तो उसकी होम डायरेक्टरी यूज होके, और क्योंकि होम डायरेक्टरी में उसके क्रेडेंशियल्स वगैरह लोड होंगे, उसकी प्रोफाइल लोड होगी, तो यूजर बेसिस पे भी हमारा पूरा काम चलता है। इसीलिए यहाँ पर जब हम ये वाला टिल्ट कहाँ पे, स्क्रिप्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है कि जो यूज़र चला रहा है उसकी होम डायरेक्टरी लोड करके और वो कर दे, तो वहाँ पर हार्ड कोड आप होम डायरेक्टरी मेंशन नहीं करते, आप ये कर देते हैं कि जो यूज़र लॉग इन करेगा ना उसकी होम डायरेक्टरी से वो चीज़ चल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम आएंगी। अब बात आती है LL हो गया, LS हो गया, एक होता है LS-A। इसमें क्या होगा, इससे आपको हिडन फाइल्स नजर आएंगी। हिडन फाइल्स कैसी, LL-A। देखो LS-A से क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली आया, LL-A से क्या हुआ, वर्टिकली आया। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका हिडन फाइल्स दिख रही है आपको, ये डॉट 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 मतलब ये हिडन फाइल्स हैं। तो जब भी आपको कोई हिडन फाइल देखनी हो किसी फोल्डर के अंदर पे तो आप करेंगे -A। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि ये तो हमने डील कर लिया कि कैसे किसी डायरेक्टरी में जाना है और कैसे उसकी लिस्ट करनी है, कैसे डायरेक्टरी और फाइल को हमको पता करना है, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया। अब अगर हमको खुद की एक डायरेक्टरी बनानी है तो वो कैसे कर सकते हैं। जनरली हम इसको होम डायरेक्टरी में प्रैक्टिस कर सकते हैं या वैर में या फिर टेम्प में। कोशिश करिए कि जो /etc कॉन्फ़िगरेशन वाला आपका डायरेक्टरी है या फिर बूट डायरेक्टरी है, इनमें परमिशन नहीं होती, बट इनकेस अगर परमिशन है आपको तो कोशिश करिए कि उसमें काम ना करें, क्योंकि ये कई बार आपके कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ अपने होम यूज़र 1 की होम डायरेक्टरी में। अब यहाँ पर मुझे अपनी एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो डायरेक्टरी क्रिएट करना मतलब मेक करना, तो मेक डायरेक्टरी, मेक DIR डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी। किस नाम से बनाना है फोल्डर, तो दीपिका नाम से बनाना है, ठीक है। तो दीपिका टेस्ट, या एक छोटा सा नाम भी दे सकते हैं, मैंने ये कर दिया दीपिका टेस्ट, ठीक है। MKDIR, यहाँ से ये क्लिक, यहाँ से कोई आउटपुट नहीं जनरेट होगा। बट अब आप पहले देखिए PWD, आप कहाँ पर है, /home user 1 यहाँ पर है। अब अगर आप LL करेंगे तो पहले ये डायरेक्टरी नहीं दिखी थी, बट आपने बना दी है, इसीलिए क्या दिख रही है, दीपिका टेस्ट, ये अभी आपने बनाई है तो इसीलिए यहाँ पर ये नजर आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्टरी बना सकते हैं। अब आप इसके अंदर जाना है तो आप ऐसे करेंगे दीपिका टेस्ट, ठीक है। तो इसके उस डायरेक्टरी के अंदर चलेगा, डबल क्लिक करके उसके अंदर चलेगा। अब LL करा, यहाँ पे कोई फाइल है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। सो अभी तो हमने एक डायरेक्टरी बनाई। अब इस डायरेक्टरी के अंदर भी तो डायरेक्टरी बनाई जा सकती है, डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरीज होती हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो इस डायरेक्टरी में मैं आ गई, इसके बाद मैं करूंगी MKDIR DevOps, तो मतलब मैंने DevOps नाम की डायरेक्टरी बना दी, जो कि कहाँ पर है, मेरे दीपिका टेस्ट के अंदर है। कैसे देखेंगे, PWD मतलब मैं यहाँ पर हूँ, LL या LS जो भी आप चलाना चाहें, DevOps नाम का फोल्डर है, इसके अंदर भी मैं जा सकती हूँ। लेकिन ये तो मैंने कैसे किया, 1 by 1 करके बनाया। मैं इसको दूसरी तरीके से कैसे बना सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर हूँ होम EC2 यूजर में हूँ, ठीक है। अब मुझे बनानी है कोई डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, तो MKDIR-P, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी डायरेक्टरी अवेलेबल ही नहीं इन दोनों में से, तो मुझे 2-3 हायरार्की में एक साथ जनरेट कर देनी है। तो -P एंड देन मैं करूँगी दीपिका /DevOps/test, इतना पूरा मैंने क्रिएट कर दिया। अब देखेंगे LL किया, अब यहाँ पर 3 नहीं क्रिएट हुई है, ये क्या हुआ है, दीपिका के अंदर DevOps के अंदर टेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है। देखेंगे CD DevOps LL DevOps LL एंड टेस्ट, क्या हुआ जब मैंने किया इसको PWD, देखें होम EC2 दीपिका DevOps टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी डायरेक्टरी जनरेट कर सकते हैं। अब ये सारी बातें तो हो गई हमारी डायरेक्टरी की। अब डायरेक्टरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फाइल पे काम करते हैं। तो फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, रीड करना, उसको सेव करना, या फिर क्या हो सकता है रीनेम करना, तो ये सारे ऑपरेशंस भी हम अभी देख लेते हैं। तो चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ यहाँ पर PWD में,
ठीक है, यहाँ पर हूँ। अब मुझे इसके अंदर अभी LL करा, कुछ भी फाइल नहीं है, मुझे इसके अंदर फाइल जनरेट करनी है। तो फाइल कैसे जनरेट करेंगे, TO टच, ठीक है, टच के बाद में फाइल नेम, तो फाइल नेम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं दे देती हूँ टेस्ट फाइल, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया टच। यहाँ पर भी आपको आउटपुट नहीं नजर आएगा, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको एक फाइल नजर आएगी, ठीक है। इसकी डिटेलिंग है कि किसने क्रिएट करी है और कब क्रिएट करी है और किस मोड में क्रिएट करी है, ठीक है। तो ये आपकी डिटेलिंग हो गई। अब अगर मुझे इस फाइल को रीड करना है तो मैंने लिखा कैट एंड टेस्ट फाइल। कैट से पूरा यहाँ पर अगर जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन जब मैंने फाइल क्रिएट करी थी तब वो क्या थी, खाली थी। तो पहले मुझे इसको लिखना होगा। तो इसके 2-3 तरीके हैं। या तो मैं अपने टेक्स्ट को बाहर से ही पुश कर दूं कि इसमें चली जाए। कैसे, इको कमांड से। इको में मैं लिखूंगी हेलो एवरीवन, ठीक है। और मैंने इसको कहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया, टेस्ट फाइल में। मेरा इसका मतलब ये हुआ कि इको ये वाला जो भी सेंटेंस मैंने लिखा है इसको आप रीडायरेक्ट कर रहे हो इस फाइल में। ये फाइल एग्जिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे बनाई मैंने, इसमें रीडायरेक्ट कर दिया। अब जब आप देखोगे कैट टेस्ट फाइल, देखो इस फाइल में क्या कंटेंट आ गया, हेलो एवरीवन। तो एक तरीका ये हो गया जिसमें मैं बाहर से ही उसको पुश कर रही हूँ। दूसरा क्या हो सकता है कि मैंने क्या किया कि मैंने एक और फाइल बनाई, देखो टच फाइल 2, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया कि मैं क्या कर रही हूं, ये जो फाइल है फाइल 2, इसको मैं क्या करूंगी VIM, ठीक है, विम फाइल 2 एंटर। ये फाइल ओपन हो गई है, वो उसमें मैंने बाहर से पुश किया था, ये वाला फाइल मैंने ओपन कर दिया, लेकिन पेज क्या है, खाली है। इसमें मुझे कुछ लिखना है। तो जो VIM है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। इसमें सबसे पहले अगर आपको कुछ लिखना है तो मतलब आपको इंसर्ट मोड में जाना है, क्योंकि आप इंसर्ट करेंगे तो आप आई प्रेस करेंगे या फिर इंसर्ट बटन जो होता है उसको दबाएंगे। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आप इंसर्ट मोड में आ गए, मतलब अब यहाँ पे कुछ भी आप लिखेंगे तो लिखा जाएगा, जो कि होगा हेलो एवरीवन फ्रॉम VIM, ओके। ये लिखने के बाद में अब आपको इसको सेव करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इस इंसर्ट मोड से बाहर आएंगे कि अब मेरा लिखना हो गया है, अब मुझे इंसर्ट मोड से बाहर आना है। तो मैंने बनाया एस्केप। अब यहाँ पे इंसर्ट मोड से बाहर आने के बाद में आपको सेव करना है। तो सेव करने के लिए कॉलन जो होता है कॉलन QW और एक्सक्लेमेटरी, ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला आपका फाइल सेव हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो वाला आसान है, लेकिन देखो जो बाहर से इको वाला है ना वो छोटे मोटे जगह चल जाएगा जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुछ करना है। लेकिन होता क्या है, जनरली जब हम काम करते हैं तो बहुत लंबी लंबी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होती है, तो उनको आप VIM या एडिटर में ओपन करके ही देखते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं कि ये मैंने बना दी फाइल्स और लिस्ट भी कर ली। अब मुझे देखना है कि ये जो फाइल 2 है मैंने गलत नाम से सेव कर दी है और मुझे इसका नाम देना था फाइल 1, तो मुझे इसको रीनेम करना है ना। तो रीनेम करना एक तरह से क्या हुआ कि उस फाइल को हटा के आप दूसरा कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर कमांड चलेगी मूव, MV, मूव कर दो फाइल 2 को फाइल 1 के नाम से, ठीक है। मूव कर दो फाइल 2 को फाइल 1 के नाम से। यहाँ पे भी आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अब क्या होगा, एक मेरी जो फाइल थी वो क्या थी, टेस्ट फाइल, और दूसरी क्या थी, फाइल 2। तो अब क्या होना चाहिए, टेस्ट फाइल एंड फाइल 1। देखते हैं, टेस्ट फाइल एंड फाइल 1। फाइल 2 कहाँ चली गई, ये मूव हो गई किस में, फाइल 1 में। तो एक ये कमांड हो गई। इसके बाद में अगर हम, चलो अब थोड़ा यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम कहाँ पर हैं, PWD देखें कहाँ पर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं फाइल बनाती हूँ, ठीक है, टच फाइल 1, और मुझे एक साथ 2 फाइल बनानी है, फाइल 2 फाइल 3, ये 3 फाइल मैंने बना दी, ठीक है। तो ये एक के अंदर एक नहीं बनेगी, फाइल कभी भी एक के अंदर एक नहीं होगी ना, इंडिविजुअल होगी। तो यहाँ पर 3 फाइल जनरेट हुई हैं। इसको कैसे देखेंगे, LL आप करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 फाइल देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं, तीनों में कुछ भी नहीं है, करेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगी, किसी एक फाइल में, फाइल 1 में VIM किया मैंने, इंसर्ट मोड में गई और मैंने लिखा हेलो डेवऑप्स लर्नर्स,
ठीक है। उसके बाद में स्पेलिंग मिस्टेक हो तो छोड़ देना अभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सक्लेमेटरी डब्ल्यू की और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। अब मैंने करा कैट फाइल 1, ठीक है। तो हेलो डेवऑप्स लर्नर्स, ये सब आ गया। इसके बाद में अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में कॉपी करना है, जो कि हम जनरली करते हैं। तो उसके लिए करेंगे cp फाइल 1। अब मैंने जो कंटेंट लिखा है वो फाइल 1 में लिखा है, ना कि फाइल 2 में, लेकिन मुझे इसको कॉपी करना है। तो फाइल 1 का जो कंटेंट है वो मुझे फाइल 2 में दे दो, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पर क्या हुआ है, देखो 3 फाइल मेरी बनी थी, एक में मैंने लिखा था और दूसरी में मैंने फर्स्ट वाले का कॉपी कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मजा आएगा कि यहाँ पर मैंने काम किया है, चूंकि सर्वर एक ही है तो यहाँ पर भी दिखना चाहिए। फाइल मैंने इस टर्मिनल से बनाई है लेकिन बनाई इस सर्वर पे, समझ पा रहे हैं आप। तो मैं क्या करूंगी, ये जो फाइल है मेरे को यहाँ पर देखनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले यहाँ पर जाऊंगी। कहाँ पर हूं मैं, pwd, यहाँ पर मैं गई, ठीक है। इसको ये शायद 1 सेकेंड, ये शायद क्या हो गया है, रिलोड करना पड़ेगा इसको, सेशन आउट हो गया है शायद। हाँ, तो यहाँ पे जो भी है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर सकती हूँ और यहाँ पे पेस्ट भी कर सकती हूँ। तो ये पाथ मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, मुझे यहाँ पर जाना था, इसमें मैं गई, यहाँ पे मैंने किया ll, देखा तो यहाँ पे क्रिएट कर दी, यहाँ पे आ गई। ऐसा क्यों, क्योंकि सेम सर्वर है, बस मैं एक्सेस अलग तरीके से कर रही हूँ। अब फाइल 2 को मैंने फाइल 1 को फाइल 2 में कॉपी किया था, तो मेरे पास दोनों का कंटेंट सेम होना चाहिए। तो फाइल 1 किया एंड कैट फाइल 2 किया। यहाँ तक क्लियर है। तो मतलब हमने मूव, कॉपी और इसको सेव करना सीख लिया। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं कि अब हमको फाइल 1 को रिमूव करना है, तो rm फाइल 3 रिमूव कर देते, क्योंकि 3 में काम नहीं किया है। तो rm फाइल 3, ये गया rm फाइल 3। तो यहाँ से डिलीट किया है तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो जो है वो तो रहेगा ना। तो ये हो गया मेरा फाइल 1 एंड फाइल 2, ठीक है। तो यहाँ पर तो है। अब ये सारी चीजें भी हो गई। अब हम लास्ट फेज में हैं, जहां पे हम देखेंगे, अगर मैं कर रही हूँ ll, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे यूजर और ये सब चीजें, तो ये आपने देखा था, ये वाला पार्ट है ना, ये कल मैंने समझाया था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये जो डिटेलिंग आ रही है EC2 यूजर और ये सब। तो यहाँ पे देखेंगे, ये एक अलग नेक्स्ट लेक्चर अलग से होगा, बट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि ये जैसे है फाइल 1, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये RWR इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। जब मुझे इसकी परमिशंस मोड चेंज करना होगा, परमिशंस यहाँ की रीड राइट एग्जीक्यूट वाली परमिशंस चेंज करनी होगी, तो मैं करूँगी ch मोड, ठीक है। अभी सिर्फ देख लो कि किस तरह से चलेगी, 777, ठीक है, एंड फाइल 1 ll करेंगे। तो आप देखेंगे ये जो आई एम सो सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फाइल 1 थी, इसकी पहले कैसा दिख रहा था, RW-R-R इस तरह का कुछ दिख रहा था, लेकिन अब ये कैसा दिख रहा है, RWX, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करना हो RWX में, है ना, ये सब जब भी चेंज करना हो तो आप चलाएंगे ch मोड 7, यहाँ ch मोड और यहाँ पे कुछ नंबर और ये फाइल नेम, ठीक है। तो ch मोड, ठीक है, 755 टेस्ट फाइल, या यहाँ पे कौन सी फाइल थी, फाइल का नाम क्या था, फाइल 1, टैब से आपको सारी चीजें नजर आएंगी, ठीक है। तो जब आप थोड़ा बहुत टाइप कर दें और थोड़ा बहुत आपको देखना हो तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो कमांड है ch मोड, ये आपको कोई भी ऐसी फाइल्स में नहीं चलाना है जो सिस्टम जनरेटेड फाइल्स हैं, इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप ये सारी टेस्टिंग अपनी बनाई हुई फाइल्स पे ही करिए, ठीक है। और इसकी ये सब नंबरिंग क्या है और क्या है, ये सारा डिटेल हम भी बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ कमांड्स बताना चाह रही हूँ जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं चलानी है। तो वो कमांड्स हैं आपकी MKFS, इस टाइप की कमांड आपको नहीं चलानी है, ठीक है। इसके बाद में आपको fdisk वाली कमांड नहीं चलानी है। इसके अलावा आपको माउंट वाली कमांड नहीं चलानी है,
ठीक है। और लास्ट है RM-RF। ये सारी कमांड्स, जो 4 कमांड्स मैंने बताई ये आपको नहीं चलानी है, ये सिस्टम लेवल चेंजेस करती हैं और अभी के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप फैमिलियर हैं और आपको पता है आप क्या कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप फ्रेशर है, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये वाली कमांड्स कहीं से आपको मिले भी तो आप चलाइएगा नहीं। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।